हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान हैदर शाह, बीएसएन स्टूडेंट एट लम्स जामशोरो। तो जैसा कि हमने क्विक ओवरव्यू की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पर दिया था। तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, जो कि हम आज एंजाइम पर देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम्स के एंजाइम्स क्या होते हैं, और इसका एक क्विक ओवरव्यू लेकर चलते हैं। सही है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले जो इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके सब टॉपिक्स हैं, वो देख लेते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। द सेकंड इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें लॉक एंड की मॉडल आ जाता है एंड इंड्यूस फिट मॉडल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है ना वो देखेंगे। सही है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सही है, तो थोड़ा ऐसे डायग्राम को ऐसे देख लेते हैं, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही है, तो बेसिकली इट्स एंजाइम, ये एक एंजाइम है। सही है, इसके ऊपर जो ये बने हुए हैं ना खांचे खांचे, इससे हम एक्टिव साइट कहते हैं। क्या? एक्टिव साइट। मैं सिर्फ ए लिख लेता हूँ क्योंकि मोबाइल पर लिखना मुश्किल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। अब ये जो है ना सबस्ट्रेट है, एक अब रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजी में होते हैं ना, इन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट एक जो कि एंजाइम पर आकर बाइंड होगा। ठीक है, जैसे ये सबस्ट्रेट आकर एंजाइम पर बाइंड होगा उसकी एक्टिव साइट पर, तो ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे हम EX कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो ये याद रख लेना है। सही है, अब जैसे ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तब तक भी जो है ना एंजाइम उससे अटैच्ड ही होगा, तो ये बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर जो है ना एंजाइम जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिसॉल्व नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता। सही है, जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एंजाइम जो है ना उससे अलग हो जाता है। ठीक है, और रीस्टार्ट करता है किसी और जो है ना रिएक्शन में, फिर से यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करता है। तो एंजाइम कभी भी यूटिलाइज नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यह बात याद रख लेना आप। ना एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज एंड उसकी जो है ना प्रोडक्ट पर, किसी पर भी उसकी प्रॉपर्टीज पर भी इफेक्ट नहीं करता। सही है, तो ये जस्ट स्पीड अप करता है रिएक्शन को, और इसका कोई काम नहीं है। ओके, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट जो बने ये अलग हो गए, और एंजाइम वैसा का वैसा ही है। एंड ये अगेन जो है ना एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो है ना रेडी है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप देखें, लाइफ है एक ऑर्गेनिज्म में, उसमें ना कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। थाउजेंड्स ऑफ जो है ना केमिकल रिएक्शन एक पर्सन में होते रहते हैं, थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। ठीक है, रिएक्शंस हमारे बॉडी में जो है ना होते हैं। सही है, अब वो जो हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, और इस फिनोमेना को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रिमेंबर इट। ठीक है, अब देखें मेटाबॉलिज्म जो है ना उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई चीज़ बन रही होती है। सही है, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अब एक पर्सन है, उसमें केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स के ही हो सकते हैं ना, या तो कोई चीज़ बनेगी उसके अंदर, या कोई चीज़ टूटेगी। तो जो बनती है कंस्ट्रक्टिव काम जो होता है उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिसमें चीज़ें टूटती हैं उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। और इस फिनोमेना को टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जो ये है, इसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, जिसमें कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल अगर ब्रेक डाउन का काम हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और उस फिनोमेना को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं।
अब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, सही है। तो अब हमारी बॉडी में देखें कि हमारे यहाँ क्या है, हमारी बॉडी में क्या है कि टेम्परेचर जो है ना वो भी कांस्टेंट है, 37 सेंटीग्रेड होता है। एंड जो ब्लड प्रेशर है ना वो भी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, सही है। तो ये कांस्टेंट है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकते। और किसी भी रिएक्शन को करने के लिए थाउजेंड्स में जो है ना टेम्परेचर या प्रेशर जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। अब ये हमारी बॉडी में कैसे होंगे, सही है। तो एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उससे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो एंजाइम्स का काम क्या है, अब देखें आम जो रिएक्शन होते हैं ना उसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी थाउजेंड्स में चाहिए होती है, थाउजेंड्स जो है ना सेल्सियस डिग्री पर चाहिए होती है, ठीक है, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो बियर नहीं कर सकती, इतना टेम्परेचर करेंगे तो हम ही मर जाएंगे, सही है। हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट प्रेशर है 37, ओके, तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारी बॉडी में इसीलिए ही अल्लाह ताला ने एंजाइम्स रखे हैं। एंजाइम्स जो है ना वो फैसिलिटेटर्स का काम करते हैं, ठीक है, बायो कैटलिस्ट हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन के लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो थी ना वो इतनी चाहिए थी, ठीक है, तो एंजाइम जो है ना उसे कन्वर्ट करके कम करके 1000 में भी कर सकते हैं, सही है, या उससे भी कम कर सकते हैं। तो कितना एक मतलब कितना एक फ़र्क आ गया, सही है। तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में जो है ना जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें टेम्परेचर जो है ना 37 से ऊपर नहीं जाता। अगर ऊपर चला जाएगा तो फीवर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सही है। तो फीवर में भी यही होता है कि जो मेटाबॉलिज्म ना वो उसका रेट बढ़ जाता है, उसमें उसका टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है, तभी फीवर आता है, सही है। किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सही है। बेसिकली फीवर भी एक इंडिकेटर होता है, फिर फीवर कोई बीमारी नहीं है, एक साइन है। ओके, तो अब यहाँ देखें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, सही है। जो मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है ना तो उसके लिए हमें हमेशा 2 ATP चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। एक मॉलिक्यूल के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमेशा हमें 2 ATP रिक्वायर्ड होंगी। तो ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी ही हमें चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ज़्यादा होगी तो चल जाएगा लेकिन कम होगी तो जो है ना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कभी होगी ही नहीं। ओके, तो एंजाइम क्या है मैं बता चुका हूँ कि ये एक फैसिलेटर है, सही है, जो क्या कहता है, क्यों क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ना कम करता है, सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसे कम करता है, यही काम होता है एंजाइम का। अब एंजाइम जो है ना बेसिकली एंजाइम जितने भी हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो ये याद रख लें, ये मतलब एमसीक्यूज है, यही समझे कि एमसीक्यूज है। ऑल प्रोटीन्स आर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम जो है ना वो आरएनए का बना हुआ आता है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ आता है, सही है। तो वो प्रोटीन नेचर नहीं होता। बाकी जितने भी कायनात में, पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनमें जो भी प्रोटीन्स हैं वो वो जो भी एंजाइम्स हैं, सॉरी, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सही है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, सही है। एंड बेसिकली ये फैसिलिटेटर्स हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, यही एंजाइम है, ठीक है। इन्हें हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये भी बात याद रख लेना, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइस वीडियो लंबी होने की वजह से ना मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा।